हेलो डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनटीए सीईटी के फिजिक्स सॉल्यूशन जो कि 27 मई 2023 को हुआ था। एंड दिस इज पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 11 से 20। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ साइक्लोट्रॉन एन आयन इज मेड टू ट्रेवल सक्सेसिव सेमी सर्कल ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपने देखा होगा डी शेप की हम इस तरह से डिस्क लेते हैं और इस पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को डाला जाता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस तरह से मूव करता है स्पाइरल पाथ में। या इलेक्ट्रॉन नहीं, एक्चुअली आयन, इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं पाएगा एक्सेलरेट। तो इसमें पूछा गया है कि एंगुलर वेलोसिटी किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर सकती। अब एंगुलर वेलोसिटी हमें निकालना है कि ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, इनका फॉर्मूला बना लेते हैं। तो जब ये मूव करे तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो लगेगी क्यू इंटू में ई, और जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो लगेगी क्यू वी बी मैक्सिमम। ठीक है। अब इस क्यू बी बी की वजह से इसका जो रेडियस होगा वो चेंज होगा। सो क्यू बी बी मतलब इसकी वजह से सर्कल मोशन में ये इसका जो पाथ होगा सर्कुलर होगा। तो हम इसको लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल यानी कि एमवी स्क्वायर अपॉन आर। अब आपने पता होगा वी इक्वल टू फॉर्मूला होता है ओमेगा आर। तो क्यू वी बी, एक काम करते हैं, पहले वी का फॉर्मूला बना लेते हैं, बाद में ओमेगा देख लेंगे कितना है। तो क्यू वी बी यहाँ पर इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। वी से वी कैंसिल कर दो तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू आएगा एम वी अपॉन क्यू बी। अब आर इक्वल टू एम अपॉन में क्यू बी, वी को ओमेगा आर लिख लेते हैं, ओमेगा इंटू में आर। तो आर से आर कैंसिल अगर हो गया तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू बी अपॉन में एम। तो ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी चार्ज पर डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड और मास पर भी डिपेंड कर रही है, लेकिन रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रही। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला है द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एंड द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। देखो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए स्टेटमेंट सही नहीं है। To increase the conductivity of semiconductor manifold, a few part per million of suitable impurity is added। तो ये स्टेटमेंट सही है। हम कंडक्टिविटी को चेंज करने के लिए इम्प्योरिटी आइटम ऐड करते हैं, तभी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मिलते हैं। तो सी स्टेटमेंट सही है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हमें मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तब मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन टू प्रोसेस डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब एक पीएन जंक्शन बनता है तो क्या वहां पर ये दो प्रोसेस होते हैं, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखो अभी तक बी सही है, सी सही है और ए गलत है। तो आप देख लो बी और सी है किसमें एक साथ, इसमें तो नहीं है, इसमें भी सी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारे पास ले दे करके एक ऑप्शन बचा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट भी होगा। द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन रीजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली। Find the EMF induced in the inner loop if the current through the outer loop is changed at the rate of 10 ampere per millisecond, assuming the magnetic field on the inner loop is unit। तो पहले इसका एक डायग्राम लेते हैं। एक लूप है और इसके बाहर एक और लूप है। लेट इसका रेडियस है स्मॉल आर और इसका रेडियस है कैपिटल। ठीक है। और इसमें जो करंट चेंज हो रहा है यानी कि डी आई अपॉन डी टी वो हमें गिवन है, इट इज 10 एम्पियर मिली सेकेंड। उसको हम बाद में सेकंड में चेंज कर लेंगे हम। अब जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है किसी भी सर्कुलर लूप के लिए वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 इंटू में जो भी रेडियस है। ये इसमें जब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई, वो होता है बी इंटू में एरिया। और ईएमएफ हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, तो ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस डी फाई अपॉन में डी टी। और जब मैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है तो हम फाई होता है एम आई इक्वली फाई इक्वल टू एम इंटू में आई। तो इसको m तो कॉमन कांस्टेंट होगा, उसको बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा एम डी आई अपॉन में डी टी।
तो जो ईएमएफ होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर तो डिपेंड कर ही रहा है, वो इंडक्शन पे भी डिपेंड करेगा कि एम की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है। तो हम पहले कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे डी आई अपॉन डी टी में। अब एम कैसे निकालें, तो एम का फॉर्मूला होगा फाई अपॉन में करंट, यानी कि फ्लक्स थ्रू दी लूप अपॉन में करंट। तो फ्लक्स थ्रू दी लूप 1 और करंट कितना लेंगे हम सेकंड वाले का, तो ये आ जाएगा। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बी इंटू एरिया, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए मतलब एरिया। तो जब हम फ्लक्स निकालेंगे थ्रू द लूप 1, तो हम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे सेकंड की और एरिया लेंगे फर्स्ट का। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट इंटू में एन इंटू में आई, सॉरी यहाँ पर क्योंकि सर्कल है तो उस सर्कल के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होगा, तो म्यू नॉट आई 2 अपॉन में 2 इंटू में बाहर वाले का रेडियस लेंगे तो वो कितना है कैपिटल आर, और एरिया हम लेंगे छोटे वाले का, यानी कि पाई इंटू में आर का स्क्वायर। तो देखो हमें चाहिए m जो है वो फाई अपॉन आई होगा, तो फाई तो यहाँ पर है, आई को इसके नीचे ले आओ, तो बचेगा कितना, ये बचेगा म्यू नॉट मल्टीप्लाई में पाई आर का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में आर। तो ये होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर। ईएमएफ निकालना है, तो माइनस एम की वैल्यू म्यू नॉट पाई आर का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में आर, फिर डी आई अपॉन डी टी की उसमें कर देनी मल्टीप्लाई। अब सब वैल्यू पुट करते हैं, माइनस म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, फिर पाई की वैल्यू 3.14। अब जो छोटा वाला रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, आर है 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिखेंगे ऐसा यूनिट में 0.05 मीटर, ठीक है। तो 0.05 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, फिर आर स्क्वायर हो गया, फिर डी आई अपॉन डी टी कितना है, तो वो है 10, लेकिन 10 है नीचे मिली सेकेंड है, तो मिली को हम चेंज कर देंगे सेकेंड में, तो एक सेकेंड मतलब 10 की पावर माइनस 3 मिली सेकेंड, तो इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 10 की पावर 3 से, डिवाइड बाय 2 इंटू में बड़ा वाला रेडियस जो कि होगा 15 सेंटीमीटर है, तो 0.15 आप उसको लिखते हैं ऐसा यूनिट में। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे वोल्टेज आएगी -3.29 इंटू 10 की पावर माइनस 4 वोल्ट, 10 है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, an electric dipole moment P is placed in the direction of electric field, the work done deflecting it through the 180 डिग्री कितना होगा। ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि अगर कोई डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और उसको हमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लाना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो स्टेबल का मतलब होगा 0 डिग्री, थीटा जो होगा 0 डिग्री, इसका मतलब क्या हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी इसी के पैरेलल हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब माइनस क्यू इधर और प्लस क्यू इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डाइपोल इस तरह से रखा, मतलब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो प्लस क्यू इधर रखा होगा और माइनस क्यू इस तरफ इस होगा, तो ऐसे में थीटा कितना होगा 180 डिग्री। हमें स्टेबल से अनस्टेबली करना है, मतलब 0 पैरेलल है, पैरेलल से एंटी पैरेलल बनाना है। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी, इट विल बी इक्वल टू पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। नाउ पी मतलब डाइपोल मोमेंट, वो पीई कोस इनिशियल एंगल कितना है 0 डिग्री माइनस कोस फाइनल एंगल कितना है 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1, तो आएगा पीई कोस 0 डिग्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस 180 की वैल्यू -1 होती है इसलिए, तो आएगा 2 पी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर फैक्टर अगर हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें एल और आर कनेक्टेड है। तो मान लीजिए इंडक्टर और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये एल और ये आर, और ये अल्टरनेटिंग सप्लाई से कनेक्टेड है। तो आपको बताना है कि पावर फैक्टर क्या होगा। तो देखो इसको हम वेक्टर डायग्राम से करें तो काफ़ी आसान हो जाएगा। लेट वेक्टर डायग्राम में ये एक्सएल और ये रेजिस्टेंस आर, और नेट इम्पीडेंस इनका रिजल्टेंट होगा जेड, और जेड होगा कितना √एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आपको मैं बता दूँ एक्सएल जो होता है वो होता है ओमेगा इंटू एल के इक्वल, तो हम इसको ओमेगा एल भी लिख सकते हैं, बाद में लिखेंगे। पावर फैक्टर क्या होगा, तो देखो पावर फैक्टर को होता है cos फाई,
अगर इसी ट्रायंगल में ये मान लीजिए ट्रायंगल बन गया, इसी ट्रायंगल में अगर आप देखें तो पावर फैक्टर क्या होगा, बेस अपन में हाइपो, बेस क्या है, बेस में रेजिस्टेंस आर, हाइपोटेन्यूज क्या है जेड, यानी कि जेड, तो cos फाइव इक्वल टू होता है आर अपॉन जेड के, जेड मतलब इम्पीडेंस, तो एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो पावर फैक्टर cos फाइव ही है जो हमें निकालना है, एंड इट विल बी इक्वल टू आर अपॉन में अंडर रूट एक्सएल को हम क्या लिखेंगे, ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर इंटू, ये पावर 1/2 है क्योंकि अंडर रूट है, तो ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, अंडर रूट है ना, तो उसका मतलब ये हो गया पावर माइनस के 1/2, क्योंकि ऊपर गई है इसलिए माइनस आया यहाँ पर। तो इसमें देखो किसी एक में माइनस होना चाहिए, मैं मान लेते हैं यहाँ पर माइनस, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, आपको मैचिंग करनी कि किसने क्या डिस्कवर किया। तो लेंस लॉ आपने पढ़ा होगा, लेंस लॉ में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बताता है लेंस लॉ, तो इंड्यूस ईएमएफ मतलब बी, तो बी को हम फोर्थ से मैच करवाएंगे जैसे, तो बी का फोर्थ आप देखो एक ही ऑप्शन में, यही हमारा आंसर ठीक हो जाएगा, बाकी भी मैच करवा लेते हैं। एसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर निकोला टेस्ला ने दिया था। पोलरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ लेंस लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे, और एडी करंट फैकल्ट पेंडुलम भी बनाया था उन्होंने, तो ये मैच हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ा ग्राफ क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, ये कुछ इस तरह से ग्राफ है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ग्राफ होता है वो होता है सोलर सेल का। इसमें कुछ ऑप्शन क्लियर नहीं है, तो बस मैचिंग करवानी थी इसमें, जैसे डी को हम 3 से मैच करवा देंगे, क्योंकि जो थर्ड वाला ग्राफ है वो सोलर सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर फोटो डायोड क्या होता है, जंक्शन डायोड और जीनर डायोड, जीनर डायोड को हम हमेशा रिवर्स बायस में यूज करते हैं, जीनर डायोड यूज होते हैं रिवर्स बायसिंग में, और जीनर डायोड इसलिए यूज होते हैं ताकि हमें वोल्टेज सप्लाई कांस्टेंट मिल सके, मतलब फिक्स वोल्टेज मिल सके। तो आप देखो सी को हम सेकंड वाले ग्राफ से मैच करवाएंगे, क्योंकि एक तो रिवर्स बायसिंग में और एक हमें फिक्स कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगी रिवर्स बायसिंग में। फिर फोटो डायोड और जंक्शन डायोड बचा है। अब जो फोटो डायोड होगी इसको हम मैच करवाएंगे फोर्थ ग्राफ से, ए का फोर्थ, और जो जंक्शन डायोड है पीएन जंक्शन, ये फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्टेड, तो इसमें वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम है और इसकी जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर, तो जाहिर सी बात है इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा, वेट mg। अब ये कह रही है कि इसको अगर हमें बैलेंस करना है तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई करें ये बताना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो वेट जो होगा mg ये इक्वल हो जाएगा उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी, जो कि होता है आई एल बी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई एल बी साइन थीटा ऑफ कोर्स, तो थीटा मैक्सिमम लेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा mg अपॉन में आई इंटू में एल। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, m की वैल्यू 200 ग्राम है, ऐसा यूनिट में 10 की पावर माइनस 3 की मल्टीप्लाई, g की वैल्यू 9.8 अपॉन में करंट कितना, तो करंट है 2 एम्पियर और लेंथ है 1.5, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.67 टेस्ला, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास कोई गैल्वेनोमीटर है और आप इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और ऐसे में जो वोल्टेज होती है वो होती है I इंटू में G प्लस R। तो हमें यहाँ पर अलग अलग रेजिस्टेंस कनेक्ट करके हम देख रहे हैं कि अलग अलग वोल्टेज कितनी मेजर कर सकते हैं। तो पहले केस में हम R1 को कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में, तो G और यहाँ पर क्या लेंगे R1, और फिर जो वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं फर्स्ट केस में वो V मेजर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ V इक्वल टू कितना हो जाएगा IG इंटू में G प्लस में R1। फिर उसके बाद क्या हुआ, इफ रेजिस्टेंस R2 को हम अगर कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में तो अब वो V/3 वोल्टेज ही मेजर कर रही है। तो एक अलग केस ले लेते हैं हम, सेकंड केस, कि जब हम गैल्वेनोमीटर G के साथ हमने रेजिस्टेंस R2 को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, तो अब जब वो वोल्टेज मेजर करेगी इसके बीच, वो वोल्टेज कितनी है, वो है V/3, तो V/3 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा IG इंटू में G प्लस R2 के, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और थर्ड केस भी दिया हुआ जब ये R3 कनेक्ट कर रहे हैं, तो R3 जब ये R3 कनेक्ट कर रहे हैं तो जो वोल्टेज मेजर हो रही है वो हो रही है 3 वोल्ट,
तो ये हो गया G और R3 कनेक्ट किया। और अब जो वोल्टेज मेजर करेगा ये, वो कितनी कर रहा है, 3 इंटू में V। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी V इक्वल टू IG प्लस GR होता है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में V इक्वल टू IG इंटू में G प्लस में R3। हमारा टारगेट क्या है, हमें निकालना है कि R3 की वैल्यू क्या होगी R1 और R2 के टर्म में। ये पूछा है कि R3 की वैल्यू R1 और R2 के टर्म में क्या होगी। तो इसमें थोड़ा हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। या तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से देखो, सबसे पहले V अपॉन आई जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से V अपॉन आई जी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा G प्लस में R1। फिर यहाँ से V अपॉन आई जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो इट विल बिकम 3 इंटू में G प्लस में R2। और यहाँ से V अपॉन आई जी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन में 3 G प्लस में R3। इससे फायदा ये होगा कि V अपॉन आई जी जो भी इक्वेशन, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, तो तीनों इक्वेशन आपस में इक्वल होंगी, यानी कि G प्लस R1 इक्वल होगा 3G प्लस R2 के, और ये आपस में तीनों इक्वल होंगी। तो हमें कोई भी दो इक्वेशन यूज करके R3 की वैल्यू निकालनी है R1 और R2 के टर्म में। अब वो कैसे करें, तो देखो, पहले तो 1 और 2 को इक्वल रख लेते हैं। लेट हम इक्वल रख रहे हैं, इक्वेशन 1 इक्वल है इक्वेशन 2 के, क्योंकि दोनों तरफ क्या आ रहा है, V अपॉन जी है। तो मैं लिख सकता हूँ कि G प्लस R1 इक्वल कितना हो जाएगा, 3G प्लस में 3R2। तो यहाँ से R1 और R2 में एक रिलेशन आ जाएगा, कितना आएगा, तो मैं लिख रहा हूँ R1 इक्वल टू हो जाएगा, कि G इधर जाएगा तो 3G माइनस G, तो 2G बचेगा, तो 2G प्लस में R2 आ गया। तो एक ये रिलेशन रख लेते हैं अभी के लिए होल्ड पे। अब यूज करते हैं ये वाली दोनों इक्वेशन। लेट इक्वेशन 2 को इक्वल पुट करेंगे इक्वेशन 3 के। तो यहाँ से क्या है, 3G प्लस R2 इक्वल होगा 1 अपॉन 3G प्लस में R3 के। तो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 9G प्लस 9R2 इक्वल टू G प्लस में R3। ठीक है, और इसको, ये G को इधर लिया तो 8G प्लस 9R2 इक्वल हो जाएगा R3 के। तो क्यों नहीं यहाँ से हम G की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दें, तो R1 और R2 में अपना रिलेशन आ ही जाएगा। तो वही काम मैं कर रहा हूँ। तो देखो, यहाँ से R1 माइनस R2 अपॉन 2 ये इक्वल किसके होगा, G के। R2 को इस तरफ ले जाओ तो R1 माइनस R2 अपॉन 2 किसके हो गया, G के इक्वल। ये G की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो 8 इंटू में G मतलब कितना, R1 माइनस R2 अपॉन में 2 प्लस 9R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, R3 के। तो देखो ये हो गया 4 यहाँ पर, तो 4 इंटू R1 माइनस 4 इंटू R2 प्लस 9R2 इक्वल टू R3। इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है, मिस्टेक यहाँ हुई है, देखो ये था R1 2G, यहाँ पर मैं 3 नहीं लिख पाया था, तो इसको मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो R1 प्लस 2G प्लस 3R2 है, तो G की वैल्यू कितनी आ जाएगी, G इक्वल टू हो जाएगा R1 माइनस 3R2 अपॉन में 2। अब यहाँ पुट करेंगे तो 3 3 से 9 तो हो ही गया था, 9G प्लस 9, ये 9R2 इक्वल टू 1 अपॉन में 3 तो हट गया, खैर चले गया उधर, तो अब सिर्फ बचेगा G प्लस में R3। अब देखो ये G को इस तरफ लाओ तो 9G माइनस G कितना, 8G प्लस 9R2 इक्वल टू R3। ये तो हमने यहाँ तक पहले कर लिया था, अब G की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 8R1 माइनस 3R2 अपॉन में, ये 3 यहाँ पर मिस हो गया था पहले, 2 प्लस 9R2 इक्वल टू R3। तो ये आ गया 4, तो 4R1 माइनस फिर 12R2 प्लस 9R2 इक्वल टू R3।
अब देखो R3 को हम लिख सकते हैं R3 इक्वल टू 4R1, तो ये हो ही गया 4R1, फिर माइनस 12 प्लस 9 कितना हो गया 3, तो 3R2। तो जो R3 की वैल्यू आई वो आई 4R1 माइनस 3R2। 4R1 माइनस 3R2 किस में है, वो ऑप्शन फर्स्ट में ए में, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये मेन इक्वेशन हमने बनाई तीनों, और फिर बस सब्स्टिट्यूशन करा है, R1 R2 R3 की वैल्यू निकाली है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें मैचिंग करना है, एंड गेट नॉट गेट ये सब दिया है। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये सब होता क्या है। तो नॉट गेट सबसे पहले सिंपल है, इसलिए तो अगर मान लीजिए आउटपुट पर सॉरी इनपुट पर ए है तो वाई जो होगा आउटपुट हमेशा उसका रिवर्स मिलेगा, रेसिप्रोकल मिलेगा, ठीक है। तो आउटपुट हमेशा रिवर्स किस में मिलेगा आपको, नॉट गेट में। अब यहाँ पर देखो नॉट गेट है ये फोर्थ पर, फोर्थ को हम किससे मिलाएंगे, आउटपुट ऑलवेज अपोजिट ऑफ इनपुट पे, यानी कि ए का किससे मैच हो जाएगा, फोर्थ का। जैसे आपको पता चला कि ए फोर्थ का मैच होगा तो हमें आंसर पता लग जाएगा, क्योंकि आप देखो ए फोर है किस किस में, तो ए का फोर सिर्फ एक ही में है और वो है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा ए, ठीक है। बाकी हम लेकिन पता करेंगे कि बी का क्या होगा, सी का क्या होगा। नेंड गेट क्या होता है, नेंड गेट में जैसे दो इनपुट है ए और बी, तो यहाँ पर बार तो y इक्वल टू जो आएगा वो आएगा a डॉट b का उल्टा, यानी कि दोनों का डॉट करेंगे उसका रेसिप्रोकल, ये हो गया नेंड गेट। और गेट में क्या होगा, तो और गेट का सिंबल ये है, मान लीजिए a और b है तो y इक्वल टू a प्लस बी, ये और गेट हो जाएगा, ठीक है। फिर नॉट गेट, तो मैंने आपको बता दिया नेट गेट हो गया। नॉट गेट क्या होगा, तो नॉर मतलब जो और गेट है उसमें आपको एक बबल लगा देना पीछे, ये ए ये बी, तो जो आउटपुट होगा वो मिलेगा ए प्लस बी का बार, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये इनपुट हमें लेना है। अब ए का 4 है, बी का क्या होगा, आउटपुट 1 ओनली व्हेन ऑल इनपुट इज 0, तो वो नॉर गेट में होगा। कैसे देखो, अगर आउटपुट 1 होगा कब, जब ऑल इनपुट 0 होगा, तो आप 0 प्लस 0 करोगे और उसका उल्टा करो तो 0 का बार कितना आ गया 1, या लेकिन अगर इसके अलावा बी और ए कोई भी 1 हुआ तो ये हमेशा 0 आएगा, तो इसलिए जो बी होगा वो नॉर गेट से मैच होगा। फिर सी मैच होगा नेंड गेट से, क्योंकि आउटपुट 0 ओनली व्हेन ऑल इनपुट आर 1, तो ये 1 होगा ये 1 होगा तो क्या होगा 1.1 1, तो 1 का उल्टा कितना आ जाएगा 0, तो तभी 0 आएगा जब दोनों ही 1 होंगे, क्योंकि हमें बाहर लेना है इसीलिए। फिर डी आउटपुट 1 व्हेन ऑल इनपुट आर 1, तो वो और गेट में होगा, दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट पर हमें 1 मिलेगा। मैं इनकी ट्रुथ टेबल भी आपको बता दूं, जैसे नोट गेट है तो नोट गेट में तो खैर सिंपल है, अगर ये 0 है और 1 है तो y क्या मिलेगा 1 और 0, ठीक है। और अगर मैं और गेट की बनाऊं तो लेट ये a ये b और ये y, तो 0 0 1 1 और ये 0 1 0 1, तो पहला क्या मिल जाएगा हमें 0 0, a प्लस बी है तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 और 1 1। तो आप ये देखो जब 0 है दोनों पर तभी आपको 0 मिल रहा है, तो ये इनकी ट्रुथ टेबल भी मैंने बनाई हुई है। जैसे a डॉट बी है का बार, तो 0 0 1 आएगा, फिर 0 0 0 डॉट होगा और बार करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 1 0 0 का बार 1 1 डॉट 0 0 0 का बार 1 1 और 1 1 रहेगा तो उसका बार कितना आ जाएगा 0। तो इस हिसाब से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं करेक्ट आंसर।